नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं लोगों से संवाद करता रहता हूं। जब मैं कहीं आता जाता हूं तो जो मिलता है, मैं अगर फ्लाइट में हूं तो पड़ोस वाले से बोलने की कोशिश करता हूं। अगर टैक्सी ली है तो टैक्सी ड्राइवर से पूछने की कोशिश करता हूं। किसी शहर में जाता हूं तो छोटे छोटे जो चाय के ठेले होते हैं उन पर जरूर चाय पीता हूं। कभी आप भी पी के देखिए। पीते ही होंगे, ऑफ कोर्स पीते होंगे, लेकिन कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं ना, छोड़िए एक दिन अपना बड़ापन और किसी दिन उस उस वाली चाय को पी के देखिए। आप यकीन मानिए 5 स्टार से ज़्यादा अच्छी चाय होती है। और बातें जो वहाँ पे होती हैं वो किसी भी अच्छे से अच्छे पॉलिटिशियन के घर से ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और अपने मन की बात करते हैं। तो आपको अंदाजा रहता है कि देश की राजनीति चल कैसे रही है। खैर, ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज बड़ा मजेदार वाक्य हुआ। मैं लखनऊ से दिल्ली आया था। फ्लाइट में मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए थे, बातचीत शुरू हुई तो मुझसे बोले कि पॉलिटिकल पार्टी में आपको क्या लग रहा है किसकी आएगी। तो मैंने कहा साहब, अगर आप पहले बता दें आप किसकी आएगी तो मैं ज़्यादा हूँगा। पूरे परेशानी तो है, लेकिन मोदी जी आ जाएंगे। तो मैंने कहा दोनों लाइनों का स्पष्ट अर्थ बताइए कि परेशानी तो है और मोदी जी क्यों आ जाएंगे। मुझसे बोले देखिए, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा मतलब? बोले पहले बिहार में हुए, बंगलौर में हुए। तो मैं कही सारे चोर का मतलब क्या होता है? बोले एक शेर को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे होते हैं। गीदाड़ो, ये बात सोशल मीडिया पे बहुत लोग चलाते भी हैं कि एक शेर को हराने के लिए सब गीदाड़ो, उसमें तरह तरह के विपक्ष के नेताओं की फोटो लगाते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा इतिहास समझाया। मैंने उनको बताया कि जब वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था तो कितने दल थे, और उतने ज़्यादा दल तो आज तक यूपी इकट्ठे नहीं कर पाया। तो छोटी छोटी पार्टियां थी। फिर मैंने कहा आजकल तो मोदी जी भी एक 18 तारीख को एनडीए की बैठक बुला रहे हैं, पहली बार बुला रहे हैं। तो ये कह देना कि केवल डर की वजह से बना रहे, तो क्या उस समय वाजपेयी जी ने डर की वजह से एनडीए बनाया था? फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, डर की चीज का मतलब परेशान क्यों है मोदी जी? मतलब कि आप कह रहे हैं परेशानी तो है तो बना लेंगे। बोले कि ये आप करते क्या है? मैं कहा मैं पत्रकार हूं। तो थोड़े उन्होंने मुझे हकारत भरी दृष्टि से देखा। बोले आप मीडिया वालों ने राहुल गांधी को सिर पे चढ़ा दिया, इतना बड़ा नेता है नहीं वो। तो मैं कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने घर पे टीवी देखते हैं? तो बोले हाँ, पहले ज़्यादा देखता था, थोड़ा कम कर दिया। तो मैंने कहा कि कितना देखते होंगे? बोले अब आते जाते कभी कभी न्यूज़ देख लेता हूँ। तो मैंने कहा कि जरा मुझे ये पूछ के बता दीजिए अपने दोस्तों से, मित्रों से, कि कौन सा टीवी चैनल ऐसा है जिसने राहुल गांधी को थोड़ा सिर पर चढ़ा के दिखा दिया हो। तो मैं हंसते हुए मैंने उनसे कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, पूरी दुनिया राहुल गांधी को दिखा रही थी, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाती नहीं थी राहुल गांधी को, क्योंकि जितने टीवी चैनल हैं वो साहेब के हैं, और साहेब के इशारे पर वो दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को तो दिखाएंगे नहीं। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के कंधे पे सवारी करके साहब 2014 और 2019 में यहाँ तक आए हैं। लेकिन जिसके कंधे पर सवारी करी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, अब वो कंधे ही उनको डराने लगे हैं, वो सोशल मीडिया उनको डराने लगी है। तो इसका क्या इलाज है? फिर मैं हंसते हुए पूछा, मैंने कहा अच्छा, सबसे बड़ा डर किसका? बोले राहुल गांधी का ही, और किसी का क्या? तो मैंने कहा अच्छा, फिर अब राहुल गांधी को रोकेंगे कैसे? तो बड़े कॉन्फिडेंस जो था उनका, वो मुझे मुझे हंसी भी आई। और मुझसे बोले रोकना क्या है, देखना प्रधानमंत्री जिस दिन चाहेंगे उस दिन राहुल गांधी को जेल भेज देंगे, चुनाव तो निकलने नहीं देंगे। तो मैं कहा हाँ, ये लाइन आपकी ठीक है। और मुझसे वो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही। बोले मैं देखिए, वो अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भक्त की तरह मानता हूँ, पहले से मानता आया हूँ। तो मैंने कहा कि बड़ा स्वागत है आपका, आप जैसे लोग अब थोड़े कम हो गए हैं इसलिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भक्त की तरह माने, किसी भी नेता को माने। कुछ राहुल को मानते हैं, कुछ मोदी जी को मानते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप भक्त की तरह मानते हैं तो ये क्यों मान रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में भेजकर ही काम चल जाएगा? राहुल गांधी भी नेता है, आपके मोदी जी भी नेता हैं। दोनों जनता के बीच जाके अपनी बात करें। आपके मन में ये जो धारणा आ रही है कि राहुल गांधी को जेल भेजकर मोदी जी निपटा लेंगे, इसका मतलब ये आप कहीं डर रहे हैं। आप जिनको अपना देवता मान रहे हैं, जिनको अपना आदर्श मान रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जेल नहीं गए तो हमारा कबाड़ा कर देंगे। तो मैं हंसने लगा। मैं कहा देखिए, आपकी भी बात बता रही है, आप जितने भक्त बता रहे हैं अपने आप को, आपको जितना प्यार है हमारे प्रधानमंत्री जी से, वो भी बता रहा है कि आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाए तो मामला सेट हो जाएगा। इसका मतलब राहुल गांधी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं
जो आपको डरा रहा है। तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जेल भेज सकते हैं? मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही। मैं एयरपोर्ट से आया तो मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा एक पत्रकार के, एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास चलते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अनुभवी हैं, मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी योग्यता का, विद्वता का कायल हूँ। उनका अपना बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी है और मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे भी हैं। तो मैं आपको सीधे आनंद वर्धन जी के पास लेके चलता हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या राहुल गांधी को जेल भेज देंगे और क्या राहुल गांधी से इतना डरे क्यों हैं? ये पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलते हैं सीधे आनंद वर्धन जी के पास। शुक्रिया आनंद जी, आप हमारे साथ आए और इस गंभीर विषय पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति अब जिस दिशा में बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय बन रही है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, कार्यकर्ता ये कहने लगे हैं, नेता ये कहने लगे हैं कि देखते रहना, चुनाव तो राहुल गांधी को जेल भेज देंगे प्रधानमंत्री। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहने लगे हैं। मतलब अब यह मुकाबला ये नहीं है कि राहुल गांधी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हराएंगे। अब तो ये है कि देखते रहना, राहुल गांधी को जेल भेज देंगे। क्या लग रहा है कोई संभावना किसी भी, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, मानहानि का मामला हो या कोई और मामला हो, राहुल गांधी का ये जो कारवा बढ़ रहा है, ये जो उनकी मोहब्बत की दुकान खुल रही है, जो पद यात्राएं चल रही हैं, जो भारत जोड़ो यात्राएं चल रही हैं, ये एक माहौल बना रही है देश में। क्योंकि देश में जो इस समय परिस्थितियां हैं वो 2019 वाली नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। ना पुलवामा है, ना हिंदू मुसलमान का कार चल पा रहा है, क्योंकि अब लोगों के पेट तक वो आग पहुंच गई है, खुद की रोजी रोटी पे असर पड़ने लगा है। क्या महसूस कर रहा है, राहुल गांधी को रोकने की रणनीति क्या होगी मोदी जी के पास? देखिए, वो दो तीन फ्रंट पे मोदी जी को लड़ना पड़ रहा है। एक तो फ्रंट यह है कि थोड़ा मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि उनका जो सुरक्षा कवच था और वो एक राष्ट्रवाद और डिलीवरी और मतलब आध्यात्म, कई चीजें उनकी ड्रॉप हो गई हैं। अब वो थोड़ा मतलब वो लग रहा है कि वो वनरेबल है। ऐसा लग रहा है कि अब उनको हराया जा सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का देखिए, वो तो ट्रम्प कार्ड है, इसको बहुत से लोग मानते नहीं हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। मुझे ठीक से याद है संजय जी, मैं आपको बताऊं, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो मेरे बहुत से दोस्त मित्रों ने, जो पॉलिटिक्स में हैं नहीं हैं, जो पत्रकार हैं नहीं हैं, सबका कहना था कि चलो इसको इसमें चलना तो चाहिए, देख के आना चाहिए क्या हो रहा है मामला। तो इनविटिंग, मैं कोई जानबूझ के मैंने नहीं कहा था और ना मेरा मकसद ये था कि आई वाज डाउटिंग राहुल गांधी। पर हमने कहा कश्मीर में चलेंगे यार। अच्छा, वो कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि ये भाई साहब 6 महीना चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पास्ट में एक रिकॉर्ड ये, को भी ये हरदम लगता था कि जैसे जब बिल्कुल मामला गर्म हो तो ये कहीं विपश्यना पे चले जाते थे, ये कहीं आध्यात्म पे चले जाते थे। लेकिन जब ये शुरू हुआ, और अगर आपको याद हो तो भारत जोड़ो यात्रा के शुरू के 2-4 दिन भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि पूरा चलेंगे। वो जब शुरू हुआ और ये हुआ कि नहीं पूरा चलेंगे, और फिर चलते-चलते ये व्यक्ति जब पंजाब चला गया, तब मुझे लगा कि ये तो बेईमानी बात होगी, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं ये सोचा था और कहा था कि नहीं चलेंगे। हमारे कुछ एक्टिविस्ट दोस्त थे, उन लोगों ने भी कहा। खैर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो मेरे ख्याल में राहुल गांधी का नहीं, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट, हिंदुस्तान की हिस्ट्री का वो एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि शायद लोग मज़ाक उड़ाते थे, लोगों को लगता था कि गांधी की चीज़ तो अरे ऐसी रह गई, पुरानी चीज़ थी। लेकिन उस गांधी के वैल्यूज़ को और गांधी की बातों को आज कम से कम लोग फिर से बात तो करने लगे हैं। और राहुल गांधी के लिए अगर कोई भी ये कहता है ना, राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज ऐसी आती है, जब आपको ये रुपया, पैसा, पद, ये सबसे ऊपर आप निकल चुके होते हैं, और शायद और वो केवल मुझे लगता है वो पढ़ाई-लिखाई से, संस्कार से, आपके आध्यात्म से, आपके ध्यान से, आपकी और चीज़ों से आती है, और वो राहुल गांधी बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की एक और दिक्कत क्या हो गई कि मोदी जी का 18 तारीख को, मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बताऊँ, 18 तारीख को मोदी जी अ, अपने एनडीए की मीटिंग बुलाए हैं। अच्छी बात है भाई, मोदी जी बुला रहे हैं, 10 साल से नहीं याद आई थी। 10 साल से यूपीए का कोई, अरे एनडीए का माफ कीजिएगा, कोई चेयरपर्सन भी नहीं है। जौहर साहब थे, फिर शरद यादव साहब थे, फिर चंद्रबाबू नायडू थे, उसके बाद मेरी नॉलेज में कोई एनडीए का चेयरपर्सन नहीं है, और 2014 के बाद तो नहीं है। 2014 के बाद शरद यादव जी के बाद चंद्रबाबू नायडू आए थे, जब 2018 में उन्होंने छोड़ी एनडीए, तो उसके साथ उसके बाद कोई नहीं हुआ। खैर, अब मुझे
मोदी जी की आप हालत देखिए, जो ये एनडीए की मीटिंग बुलाए हैं, उसमें कुल 330 लोकसभा सदस्य हैं एनडीए के, जिसमें 301 बीजेपी के हैं। उसमें से 6 ऐसी पार्टीज़ हैं जिसके 0 लोकसभा रिप्रेजेंटेशन है। अब आप बटोर लीजिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आप भी प्रिंट से हैं। आज अगर हमें ये कहना हो कि उत्तर प्रदेश भर में आपके प्रिंट के रिपोर्टर्स हैं, तो हर जिले में एक-एक आदमी तो है ही। अरे भाई, कई जगह ऐसा अरेंजमेंट है कि वो कुछ न्यूज़ भेजता है तो उसको पैसा दे दिया जाता है। कई अरेंजमेंट अलग-अलग तरह के अरेंजमेंट हैं, लेकिन आज किसी भी एक डिसेंट मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिसका थोड़ा क्रेडिटेबिलिटी हो, उस व्यक्ति के उत्तर प्रदेश के 80 में से अधिकांश जिलों में, अगर मैं 80 में 80 नहीं तो कम से कम 60-70 जिलों में कोई ना कोई रिपोर्टर होगा। तो इसी तरह से ये भी अपने एनडीए का कुनबा जोड़ रहे हैं। 6 पार्टीज का 0, 7 पार्टीज का एक-एक एमपी है, तो 7 6 13। इन्होंने बुलाए हैं 17 इनको लेके, बची 4 पार्टी। उस 4 में जो नीचे से तीसरा, सब बाकी एक-एक हैं। अब जो चौथे नंबर की पार्टी वो अपना दल सोने लाल है। अब ये आप उसको बीजेपी मानिए या आप उसको एनडीए मानिए, वो आपके विवेक पे, वो तो पार्ट एंड पार्सल है। उसको रखा अलग से आउटफिट देता है कि वो उर्मी वोट को एक तरह से उनको बांधना होता है और उनकी अपनी चुनाव खतरे में पड़ जाएगा बनारस में अगर वो उस वोट को साध के नहीं रखेंगे। अनुप्रिया पटेल को वो नाराज नहीं कर सकते। अनुप्रिया पटेल अगर कोई बड़ा पद भी मांगेंगी तो ये अनुप्रिया को पता है वो देना होगा, क्योंकि अरे भाई साहब की सीट है। अब उसके ऊपर जो है वो रामविलास पासवान के जो भाई हैं, पारस पासवान जी, उनके 5 दल का वो है और उसके ऊपर टूटा हुआ शिवसेना 13 दल का है। ये टोटल एनडीए है। मतलब आप एनडीए को, ये टोटल एनडीए है, लेकिन बुलाना अपने को भी एनडीए है। तो उनको अब विपक्ष का ये आ गया और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, लोगों का अब उन पे विश्वास नहीं रह गया है। लोग अब उन पे विश्वास नहीं करेंगे, डर के मारे जा रहे हैं, लालच के मारे जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उनका विश्वास। राहुल गांधी ने उस जगह एक नए राहुल गांधी को हम देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के बारे में जो भी कुछ वो बातें थी वो हो रही हैं। और दूसरा एक बड़ा कदम और हुआ है जो मुझे लगता है कि उसको सेटल होने में अभी 5-10 दिन लगेगा। सोनिया गांधी जो वापस आई आ रही हैं एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में, और यूपी की चेयरपर्सन है, वो बैंगलोर जा रही हैं। और आज का स्टेटमेंट जो अभी अभी जयराम रमेश ने जो दिया है, जहां पे वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो एक जो ब्रिकरिंग थी वो लगता है कि वो मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि ठीक से स्टेटमेंट दिया है उन्होंने उस पर। तो ये सारी चीजें लेके मोदी जी की घबराहट है। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी केवल ब्रांड राहुल, मोदी जी के लिए राहुल तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इन राहुल गांधी का करें क्या। इसको संसदी से भी निकाल दिया, इसका घर भी छीन लिया, लेकिन ये तो अजीब आदमी है। तो वो एक दिक्कत मोदी जी को हो रही है, हाउ टू हैंडल राहुल गांधी। अच्छा, एक आनंद जी, एक समस्या और आ रही है कि जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और जो परिदृश्य सामने आ रहा है, जो संकेत सामने आ रहे हैं, जो बातचीत सामने आ रही है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी बताई नहीं जा रही है। अगर ये 3-4 राज्य हाथ से निकल गए बीजेपी के, खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो जो परिदृश्य चल रहा है साहब का, वो और खराब होगा। फिर उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं राहुल को रोकने के लिए? 4 नहीं, 5 राज्यों में। 4 तो अब मैं 5 राज्यों में। अब चलिए मैं छोटे राज्य से शुरू करता हूँ। मिजोरम, आज की तारीख में 2 सीटें हैं। अब चूंकि उनके जो दूसरा वहां पे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके उनके पास बहुमत, पूर्ण बहुमत है। लेकिन भाई ये चूंकि कहते हैं मैं केंद्र में हूं, तो वो एनडीए का, वो एनईडीए बोलते हैं, वो वहां मान लेते हैं अपने को, नहीं तो उनको इनकी कोई जरूरत नहीं है। और वहां 2 ही सीटें हैं, तो वहां को ये 2 सीटों से 20 नहीं होने जा रहा है। हम 2 का 1 रह जाएंगे कि 2 का 2 ही रह जाएंगे कि 2 का 0 हो जाएंगे, डिबेट इस पे हो सकती है। तो हो गया मिजोरम। तेलंगाना में बीजेपी कहीं भी रेस में नहीं है। तेलंगाना का जो आज सारी पॉलिटिक्स है, वो ये पॉलिटिक्स है कि कहीं, हालांकि अभी अभी ये कहना बहुत जल्दी है, कहीं कांग्रेस केसीआर को या जो कि बीआरएस पार्टी है उसको पिछाड़ ना दे। हालांकि वो मुश्किल चीज है, अभी कहना इट इज टू अर्ली, लेकिन वहां कहीं रेकनिंग में भी बीजेपी नहीं है। तो 2 राज्य निकल गए। अब बात आती है 3 राज्यों की। 3 राज्य में छत्तीसगढ़ में उनका कोई चैलेंज ही नहीं है कांग्रेस के पास इस समय, क्योंकि उनके जो रमन सिंह थे वो मोर और लेस सेमी रिटायरमेंट वाले मूड में आ गए हैं और वहां वहां बीजेपी का कोई चैलेंज नहीं है, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। अब आते हैं 2 स्टेट,
राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान का जो सबसे बड़ी दिक्कत थी सचिन पायलट और वो ऐसा लगता है कि दे हैव ओवरकम इट, नंबर 1। नंबर 2, जो मोदी जी और अमित शाह साहब का कुछ एक अंदर की समस्याएँ हैं ना, अ, जो व्यक्तित्व को बड़ा नहीं बनाती। पद पे पहुँच गए हों अलग बात है। वसुंधरा राजे आज भी उनको नहीं सुहाती हैं। वसुंधरा राजे वहाँ की सबसे बड़ी लीडर है। तो वो ये नहीं है कि वसुंधरा राजे के सौंप दें, कि अब तुम्हारे सौंप दिया भाई, डिलीवर करके दो। वो नहीं है, इस तरह के लोग नहीं। वो उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो जो एक अमित शाह साहब के खास व्यक्ति हैं, कुछ लोगों को उनके पीछे लगाए रहेंगे, वो करते रहेंगे। राजस्थान भी बराबरी पे होना चाहिए, एडवांटेज वो है। मध्य प्रदेश जैसा मुझे लगता है कि जिस तरह के देखिए, पॉलिटिक्स, आप भी बहुत पॉलिटिशियन से मिले हैं, लोग बोलते नहीं हैं, मन में तो रखते ही हैं। अ, शिवराज सिंह चौहान को आपने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाल दिया। तो आपने आज शिवराज सिंह चौहान आज उनके किसी भी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी उसमें कहीं नहीं है। आप हरदम ये लगा रहता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान अब गए, अब गए, अब गए। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आके उनके सिर पे बिठा दिया है। अब वो कैसे चेंज करेंगे, रोज खबर आती है कि ज्योतिरादित्य आज शपथ लेने वाले हैं चीफ मिनिस्टरशिप की। ले दे के वहां मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस अच्छा कर जाती है, तो फिर तो बीजेपी को किसी भी हालत में, कांग्रेस को 2024 में, कांग्रेस और पूरे विपक्ष को रोकना। लेकिन अभी जो लड़ाई है वो क्यों कांग्रेस की है। अभी कांग्रेस को अपने को प्रूव करना है। और अगर ये इन 4 राज्यों में अपने को प्रूव कर लेती है, मिजोरम को मैं ये मान रहा हूं कि वहां तो जो एमएनएफ है, पुरानी पार्टीज हैं, एमएनएफ संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, वो उन्होंने क्रांति की है, बंदूक उठाई है। एक 50 साल पुराना उनका वो है, जो इस समय जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वहां के सबसे बड़े जो नेता थे, उनके सहयोगी रहे। तो एमएनएफ ही रहेगा, वहां कोई बहुत चेंज होने का नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस, और जिसकी ज्यादा संभावना है, अगर इस इलेक्शन कर लेती है, तब इलेक्शन इवनली बैलेंस नहीं है, तब डिसएडवांटेज बीजेपी, एडवांटेज कांग्रेस है इन 4 राज्यों के बाद। आनंद जी, ये जो तस्वीर उभर रही है, क्योंकि पिछली बार भी कोई इतना ज्यादा बहुमत नहीं, 25-30 सीटें थी, और जो प्रधानमंत्री की शैली है, जो डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं सांसदों को, मंत्री तो छोड़िए, सांसद नहीं बोल पाते हैं उनके सामने। तो ये जो शैली है, ये तब ये पूरी हो सकती है जब सीटें 290 तक आए। लेकिन कांग्रेस जिस तेजी से बढ़ रही है, कांग्रेस 125-150 तक तो लोग बात करने लगे हैं पहुंच सकती है। इसका मतलब कि बीजेपी फिर 200, 250 पे रुकती है आके। तो क्या माना जाए कि ये मोदी जी का ये कार्यकाल आखिरी कार्यकाल हो सकता है, और अगर होता है तो फिर अब मोदी जी क्या करेंगे? देखिए, 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अब गठबंधन की राजनीति होने वाली। जो 2024 का इलेक्शन है, वो बीजेपी ने भी एनडीए को रिवाइव करने लगे हैं, इधर विपक्षी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, तो ये गठबंधन का होने वाला है मामला। ये भी याद रखिएगा कि 2004 में जब कांग्रेस आई थी, तो उसके केवल 145 एमपीज थे। कांग्रेस के कोई 200-250 एमपी नहीं थे, 145 पे सरकार बनाई थी। और मेरे हिसाब से यूपीए 1 और यूपीए 2 के मुकाबले यूपीए 1 ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा कामयाब सरकार रही थी, मेरे अपने असेसमेंट से। तो कांग्रेस को वो गठबंधन चलाना भी आता है। अगर आप अटल जी का भी कार्यकाल देख लें, तो अटल जी के कार्यकाल में एनडीए के जो सहयोगी दल थे, उनकी सबसे ज्यादा सीटें उसी समय आई हैं। जेडीयू का या शिवसेना का या किसी, मेरा कहना यह है कि वो अपने, उनको भी स्पेस देते थे। अब जानबूझ के देते थे, मजबूरी में देते थे, वो अलग बात है। क्योंकि जैसा अभी आपने एक बात कही, एक बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं पिछले 2-3 दिन से मैं कई जगह जा रहा हूँ, ये चीज हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2099 में भी, 1999 में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आती, तो प्रधानमंत्री फिर अडवाणी जी बनते, फिर अटल जी नहीं बनते। वही चीज शायद रिपीट हो रही है कि अगर ये बहुमत से फिसले, तब मुझे नहीं लगता है कि अडवाणी जी के नाम पे कोई भी तैयार हो। उनके लिए अडवाणी 200 अडवाणी नहीं, मोदी जी की। माफ कीजिएगा, मोदी जी के नाम, माफ कीजिएगा, मोदी जी के नाम पे कोई भी तैयार होगा, अगर वो बहुमत से फिसलते हैं। और आज कांग्रेस की 50 से 100 होंगी, कि 50 से 55 होंगी, कि 50 से 45 होंगी, लेकिन बीजेपी की 200, 303 से कम हो रही, ये निश्चित है। ये तो केवल महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, ये 3 जगह देख लीजिए, ये निश्चित है। दक्षिण में तो खाता भी नहीं खुल रहा है। इन 3 जगह में ही अगर आप कम हो रहे हैं, इनकी कितनी ज्यादा बढ़ रही है ये सेकेंडरी है, हो सकता है इनकी जगह किसी और। तो वो जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। जोड़ तोड़ में मोदी जी के साथ लोग, मोदी जी और अमित शाह के साथ लोग नहीं जाएंगे। ये ऐसा ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा आनंद जी, अगर अगर आप होते मोदी जी की जगह, तो आपको डर नहीं लगता कि अब अगर अगर सरकार नहीं रही, क्योंकि दोस्त तो उन्होंने बनाए नहीं है। कोई राजनीति में विपक्ष में दोस्त बनाते हैं, वाजपेयी जी का कितना सम्मान था, हर व्यक्ति का सम्मान था, मनमोहन सिंह का कितना सम्मान था, तो मोदी जी ने तो दोस्त बनाए नहीं है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह, मनोविज्ञान के रूप से आपको क्या लगता है, क्या सोचते होंगे मोदी जी का सरकार नहीं बनी तो फिर क्या होगा उनका? नहीं, आपको ये लगता है, उनको लगता है दोस्त नहीं बना है। उनको ये सब लगता है कि जब बाइडेन हैं और मैक्रोन हैं, और मैं तो इंटरनेशनल दोस्ती है मेरी, किसी के कंधे पे हाथ रखता हूँ, किसी के पत्नी के साथ हाथ मिलाता हूँ। ये सब उनको तो इस उसमें जी रहे हैं। देखिए, जो अभी अभी जो काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, और खास करके मोदी जी के और उनके कहने पे, मैं एक ही छोटी-सी बात कहूँ, मोदी जी दिल्ली से उड़ते हैं और 4 घंटे बाद दिल्ली के बाढ़ की हालचाल पूछने लगते हैं, जो सारा मीडिया बता रहा था कि अमित शाह को फ़ोन किया, अमित शाह को बताया, उन्होंने पूछा, दिल्ली के लोगों का हालचाल लिया। तो इसका मतलब मोदी जी देश के लोगों का हालचाल लेते हैं, उनको चिंता है, अच्छी बात है। मणिपुर के बारे में तो पिछले 2 सवा 2 महीने से हम लोगों में से किसी ने नहीं सुना कि उन्होंने कभी हिंदुस्तान में रहते हुए भी हालचाल पूछा हो कि वहाँ क्या-क्या हालचाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग अपनी एक दुनिया में रहते हैं, इनको लगता है कि नहीं-नहीं सब ठीक है। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला भी मामला है, उसमें बियॉन्ड, मतलब आप किसी से भी पूछ लीजिए जो पॉलिटिक्स करता है, नहीं करता है, उसमें केवल और केवल बीजेपी का नुकसान हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? अब वो उनकी मर्ज़ी, उनको लगता है कि नहीं सब दोस्त हैं मेरे, सब बहुत ख़ास हैं। और ये आप भी जानते हैं, डर के मारे बहुत से लोग होते हैं, लोग डर और आदर के बीच को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है बहुत मेरा बहुत पतली आदर लाइन। कर। हाँ, बहुत आखिरी आखिरी सवाल आपसे आनंद जी, राहुल गांधी को रोकने की अब रणनीति है, बचती क्या है? अगर वो रोकना भी चाहे राहुल गांधी को तो कैसे रोकेंगे? क्योंकि उसकी छवि तो पप्पू बना रखी थी, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और इसके साथ दूसरा सवाल ये भी, क्या कभी मोदी जी ने सोचा था कि राहुल पलट के इतनी बड़ी ताकत के रूप में सामने आ जाएंगे? 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पहले पहले प सेकंड बात का मैं पहले जवाब दे रहा हूँ। कभी किसी ने नहीं सोचा था। मोदी जी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस में किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी एक एक इस तरह की ताकत कांग्रेस पार्टी को ही दे देंगे। तो पहली बात तो मतलब दूसरी बात का मैंने पहले जवाब दे दिया। अब जो पहली बात है कि राहुल गांधी को ये सबसे बड़ा दिक्कत है, और उन लोगों को अभी भी ये लगता है कि वो जो उनका सोशल मीडिया है, जो ट्रोल आर्मी है, वो डिस्क्रेडिट करके वो सबको ये बताएगा कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, वो सारे लोग भ्रष्ट हैं। और उसके बाद फिर वो ये बता के ये प्रूव करेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं मेरे ऊपर देखो ये पीछे लगे हैं। लेकिन वो बहुत अभी बिक नहीं रहा है। ये मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत भक्त हैं, हमारे और आपके समाज में भी हैं, मेरे और आपके परिवार में भी हैं, जिनको लगता है नहीं, नहीं मोदी जी ठीक है। कुछ लोग हमारे शर्म के ये सार्वजनिक रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि मैं तो 9 साल से पूजा अर्चना करता आया, आज कहूँ कैसे कि ये सब क्या हो रहा है? तो वो भी एक समस्या कहीं न कहीं आड़े आ रही है, लेकिन दिल ही दिल में बहुत से लोगों को लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं हो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने इतना समय दिया और इतनी रोचक बातचीत की। धन्यवाद रहा। थैंक आपका। यू। तो सुना आपने, ये थे आनंद वर्धन जी, कितने अच्छे से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का डर क्या है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हैं, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि वहां के संसद में, आसपास की संसद में सवाल पूछा जा रहा है, मणिपुर पे बोल क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री जी। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो साहब परेशान है। साहब किन किन चीजों से परेशान है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, हम लोग लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, ये वो चैनल है जो आपका अपना है, इसे प्यार दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।